बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशन ग्रुप पे। और हम लोग अभी पोषक तत्व का अध्ययन कर रहे थे और पोषक तत्व में विटामिन पर समझ बना चुके हैं और विटामिन के सभी जितने भी आयाम हो सकते हैं उसको देख चुके हैं। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट पर बेहतरीन समझ बना चुके हैं, प्रोटीन पर बेहतरीन समझ बना चुके हैं। आप यकीन मानिए एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा एग्जाम में और आप सारे सवाल को सॉल्व करके नहीं फोड़ के आओगे। अब अगला जो हमारा पार्ट है विटामिन में ही हम लोग देखें तो विटामिन में आज हम लोग बात करने वाले विटामिन B9 के बारे में और विटामिन B12 के बारे में और फाइनली विटामिन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बहुत बेहतरीन समझ बनाते हैं विटामिन B9 के बारे में। चलिए देखिए एक मिनट, देखिए विटामिन B9। तो विटामिन B9 को देखते हैं सबसे पहले। B9 विटामिन, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं विटामिन B9 है क्या। तो जनरली हम लोग पीछे देखे हैं कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन 2 है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें जनरली तो विटामिन बी के जितने भी प्रकार होंगे सब क्या होंगे, तो सबके सब जल में घुलने वाले होंगे। विटामिन सी जल में घुलने वाले हैं। अब विटामिन B9 क्या है, तो विटामिन B9 भी जल में घुलने वाला विटामिन है। अब इसको हम समझते हैं जनरली ठीक से। अगर देखें तो एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं फोलेट, और फोलेट जो है फोलेट से ही बना है फॉलिक एसिड। याद रखना है फॉलिक एसिड B9 जो है, B9 जो है याद रखना है फॉलिक एसिड है। तो इसका सबसे पहले अगर नाम पूछे आपसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड याद रखना है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अब इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में कि फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अब कुछ बेहतरीन बातें जो एग्जाम में आ सकता है, मैं एक बात बताऊं कि देखिए विटामिन B9 सबसे पहले हमारे बॉडी में जैसे ही जाता है तो हमारे शरीर में जाकर अगर आप हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी वो कैसी थी, तो उसकी जो नगर का निर्माण हो रहा था, नगर का जो भी निर्माण है उसके अगर देखिएगा बनावट उसकी, तो बनावट था ग्रिड सिस्टम। ग्रिड किसे कहते हैं, तो ग्रिड एक मतलब ग्रिड के देखिए ग्रिड का इंग्लिश वर्ड है ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है लालच, और ग्रिड को अगर ऐसे देखे समानता तो ग्रिड का मतलब होता है जाल, जाल जैसा। ठीक है, तो ग्रिड मतलब क्या होता है, जाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर का विकास था ग्रिड पद्धति से था और इसे कहते हैं जाली। बिल्कुल याद रखना है, ऐसे ही बिल्कुल जब विटामिन B9 हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में जाने के बाद यह बिल्कुल जाली जैसा संरचना बना देता है। इसीलिए विटामिन B9 को ग्रिड विटामिन भी कहते हैं। अगर आप ग्रिड विटामिन याद कर लेंगे तो विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग या फिर विटामिन B9 का क्या काम है हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए तो विटामिन B9 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B9 को ग्रिड विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्रिड विटामिन। तो देखिए विटामिन B9 को क्या कहते हैं, ग्रिड विटामिन। तो समझते हैं इस बात को। अगर पूछे आपसे कि विटामिन B9 हमारे बॉडी में जाके कैसा संरचना बनाता है, तो जाल जैसा संरचना बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रिड विटामिन। तो देख लीजिए GREED ग्रिड विटामिन। तो ग्रिड विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B9 को ग्रिड विटामिन कहते हैं। अब ध्यान देना कि ग्रिड का मतलब क्या हुआ, तो अगर ग्रिड को समझने का प्रयास करें तो जी का क्या मतलब हुआ, तो हम लोग जानते हैं। देखिए अगर समानता समझे कि हमारे शरीर का अनुवांशिक इकाई क्या है, तो हमारे शरीर का अनुवांशिक इकाई याद रखना DNA RNA। तो मुख्य रूप से RNA अनुवांशिक इकाई नहीं, अनुवांशिक इकाई क्या है, DNA। लेकिन याद रखना है वायरस में अनुवांशिक इकाई RNA भी होता है। अब DNA किसका बना होता है, DNA बना है न्यूक्लिक एसिड का। तो जी से सबसे पहले अगर पूछा जाए जी से, ग्रिड में जी का क्या मतलब है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है वो भी आसानी से याद रख सकते हैं, ग्रिड GREED ग्रिड। तो जी का क्या मतलब है, तो जी का मतलब है जेनेटिक मटेरियल बनाने में, जेनेटिक मटेरियल बनाने में, जी से हो गया। अच्छा आर से क्या हो गया, देखिए इससे कंसेप्ट बता रहा हूं फिर मैं पूरा समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। तो क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल बनाने में मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। अच्छा आर से क्या होगा, देखिए तो आर का क्या मामला है, तो आर से याद रखना एक सिंपल सी बात है कि जैसे हम जानते हैं कि विटामिन, मैं पहले आपको बता दूं कि विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये जितने विटामिन याद रखना सब RBC को प्रभावित करते हैं। सारे विटामिन, ए भी RBC को प्रभावित करता है, ए भी RBC को प्रभावित करता है, ए भी RBC को प्रभावित करता है। और चूंकि सबसे एनीमिया नाम की बीमारी होती है जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। तो विटामिन B6, B9, B12 की अगर बात करें तो इधर अगर देखें तो पहला जी से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल बनाने में।
आर से क्या हो गया, तो आर का मतलब होता है, याद रखना, आर इफेक्ट किसे करेगा, आरबीसी को। कैसे करेगा इफेक्ट अभी हम जस्ट देखेंगे, फिलहाल आप याद कर लीजिए। ई से क्या होता है, तो ई से हम जानते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किसे कहते हैं जनरली, अभी मैं बात करूंगा इस पर एम्ब्रियो पर, कि जब बच्चा का निर्माण होता है तो बच्चा का निर्माण किसमें होता है, भ्रूण में, तो भ्रूण को ही एम्ब्रियो कहते हैं। तो ई से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। और उसके बाद करें ई फॉर, देखिए अगर आरबीसी को जनरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी। और एक डी अगर बात करें, डी की बात करें, तो डी का मतलब होता है, याद रखना, डिसेंट्रिया। मतलब इस बीमारी को जनरली डिसेंट्रिया की अगर बात करें तो इसे पेचिस या आव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंटेरी। अब मैं बहुत आराम से चीजों को समझाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं एक इसलिए ये बात देखिए, जनरली ये पढ़ाने का ठीक तरीका नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें कैसे याद रहेगा। और आप एक बार जब समझ बना ले, साइंस बैकग्राउंड से जो होंगे भी उन्हें भी इतना ही पता हो कि विटामिन बी9 की कमी से जनरली विटामिन बी9 क्या करता है, तो जेनेटिक मटेरियल बनाने में, मतलब अनुवांशिक पदार्थ बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन बी9 क्या करता है, आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। विटामिन बी9 क्या करता है, एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करता है। विटामिन बी9 क्या करता है, एनर्जी देने में काम करता है। विटामिन बी9 क्या करता है, डिसेंट्रिया मतलब पेचिस या आव नाम की बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से यही जानते होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया, तो अब सब बराबर हो गए, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, अगला पड़ाव देखिएगा, तो अगला पड़ाव में मैं डिस्कस करूँगा ऐसा होता कैसे है, फिर आप सबको फायदा मिलेगा। चलिए मैं हिंदी बता दूं, जेनेटिक मटेरियल को हिंदी में कहते हैं, देखिए जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक, और मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ बनाने में, तो विटामिन बी9 का पहला काम क्या है, अनुवांशिक पदार्थ बनाने में, अनुवांशिक पदार्थ बनाने में। उसके बाद अगर बात करें तो विटामिन, उसके बाद आरबीसी का क्या मतलब होता है, आरबीसी का सिंपल सी बात है, आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो आप समझ सकते हैं आरबीसी जनरली आप समझते हैं कि आरबीसी बनाने में। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण, याद रखना, भ्रूण बनाने में या फिर भ्रूण को विकसित करने में इसका काम है। इसके बाद अगर बात करें एनर्जी, तो आप समझते हैं ऊर्जा देने में। और याद रखना डिसेंट्री एक बीमारी है जिसे हिंदी में कहते हैं पेचिस या आव। पेचिस सुने होंगे, इसे ही कहा जाता है आव। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पेचिस किसके कमी से हुई, तो याद रखना विटामिन बी9 की कमी से। यकीन कीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, फिर भी आपको लंबे समय तक याद रहे या फिर कहीं डीप सवाल आ जाए, डेप्थ से सवाल आ जाए, तो उसके लिए मैं अगला पढ़ा लूंगा और अगले बात में, अगला स्लाइड में सारा बात बताऊंगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, विटामिन बी9 की कमी से कौन, विटामिन बी9 कहाँ कहाँ सहायक है। तो विटामिन बी9 के लिए आप याद रखिएगा ग्रीड, GREED, जी मतलब जेनेटिक मटेरियल बनाने में, जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक पदार्थ बनाने में, आर मतलब आरबीसी बनाने में। आरबीसी बनाएगा तो इसका मतलब ब्लड बनाएगा, सिंपल सी बात है, आरबीसी बनाएगा मतलब ब्लड बनाएगा, खून के निर्माण में। उसके बाद पूछा जाएगा ई से, तो एम्ब्रियो बनाने में मतलब भ्रूण के निर्माण में। उसके बाद ई से एनर्जी देने में, और डी से डिसेंट्री मतलब पेचिस या आव नाम की बीमारी को रोकने में इसका हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। अगर ये बी9 नहीं रहा तो अनुवांशिक पदार्थ नहीं बनेंगे आपके शरीर में, ये नहीं रहा तो आरबीसी नहीं बन पाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, ये नहीं रहा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ये नहीं रहा तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ये नहीं रहा तो पेचिस या आव ज्यादा मात्रा में हो सकता है, बीमारी हो सकता है, फिर आप सुधार सकते हैं, जो स्वर्ग सुधारना है वो। तो ये बातें कंप्लीट है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो मैं एक एक पॉइंट को उठा के बताता हूं। जनरली देखिए तुम्हारा क्या क्लास था, विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 को कहते क्या है, तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक दे रहा हूं कि विटामिन बी9 को ग्रीड विटामिन कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जनरली। और मैंने बार बार कोशिश करता हूं, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं अलग से ट्रिक नहीं लाऊंगा। क्यों ट्रिक अलग से नहीं, क्योंकि ट्रिक अलग से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड के गुण क्या है, तो मैं सोडियम क्लोराइड के नाम से ही बना दूंगा बातें कि हाँ ऐसे आप गुण याद रख सकते हैं। मैं ट्रिक हमेशा उनके लिए बनाता हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है जनरली। उसके बाद अगर बात करें तो जो धोवन सोडा का क्या गुण है, तो धोवन सोडा के क्या गुण है, धोवन सोडा का क्या यूज है, मैं नाम से ही निकाल दूंगा। उसके बाद बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का आप बस नाम याद रखिए, फिर वहीं से निकाल दूंगा। बेकिंग तो बे मतलब बेकिंग पाउडर बनाने में, किंग मतलब बादशाह, तो बा से बारूद बनाने में, द से दवा बनाने में, श से शराब बनाने में, ह से हल्का एवं फुलाने में। तो ऐसे करके चीजें आपको याद रखने का प्रयास करवाऊंगा कि हाँ ऐसे आप याद रख सकते हैं चीजों को। तो मैं जो बता रहा हूँ विटामिन बी9 को ग्रीड विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर में जाकर जाल जैसा संरचना बना लेता है, इसलिए इसे ग्रीड विटामिन कहते हैं। और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विटामिन बी9 की कमी से क्या क्या होती है, मैं देख चुका हूँ इन चीजों को, अब समझता हूँ। सबसे पहले विटामिन बी9 तो क्या करते हैं समझिए, जेनेटिक मटेरियल बनाने में। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो समझिए इस बात को। जैसे हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी, तो हमारा बॉडी किससे बना होता है, डीएनए से।
हमारा बॉडी जनरली सेल से बना होता है। और याद रखना हमारे शरीर का जो अनुवांशिक इकाई है वो अनुवांशिक इकाई क्या है, डीएनए। मतलब हमारे शरीर का जो लक्षण वगैरह कहाँ डिपेंड करता है, डीएनए पर। और वायरस वगैरह के देखें तो वायरस का जो अनुवांशिक इकाई है आरएनए होता है। सभी वायरस के अनुवांशिक इकाई आरएनए नहीं होते हैं, कुछ वायरस के डीएनए होते हैं, कुछ वायरस के आरएनए होते हैं। जिस वायरस के अनुवांशिक इकाई आरएनए होते हैं उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है, और जिस वायरस के अनुवांशिक इकाई डीएनए होता है उसे डीएनए वायरस ही कहा जाता है। मतलब हमारा B9 जो है वो डीएनए भी बनाएगा और आरएनए भी बनाएगा। और एक बात सोचिए आप, अगर डीएनए आरएनए बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण का निर्माण जो है, भ्रूण का जनरली निर्माण, तो भ्रूण का निर्माण सेल से, एवं उसमें बच्चे में गुण आ रहा है, बच्चे में माता का गुण आ रहा है, तो जाहिर सी बात है डीएनए आरएनए से आता होगा। इसलिए याद रखना है कि भ्रूण जो है जनरली, भ्रूण की अगर बात करें जनरली, देखिए इस बात को मैं भ्रूण समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये भ्रूण है, तो समझिए इस बात को, ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लेनसी मतलब प्रॉपर भ्रूण है। तो देखिए ये जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है ऐसे, एक मिनट देखिए, देखिए यहाँ जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है जनरली, उसके बाद बच्चा दिखाई दे रहा है कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है, जैसे जैसे देखिए विकास हो रहा है इसका। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर आप जानते हैं कि भ्रूण का जो समय देखें तो देखिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6, 7, 8, 9 ऐसे। तो आप ये देखिए इस बात, एक बात देखिए यहाँ कि जितने देखिए कैसे कैसे क्रमागत रूप से 9 मंथ में बच्चे तैयार होते हैं। तो अगर यहाँ बात देखा जाए ठीक से, तो भ्रूण का निर्माण, अगर आपसे पूछे कि भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो कौन सी विटामिन इसमें सहायक है, तो विटामिन B9। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला होती है, उसे विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड का टैबलेट देना चाहिए। क्यों, ताकि वो क्योंकि फॉलिक एसिड डीएनए आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। जब डीएनए का निर्माण ठीक से होगा तो महिला का जो भी गुण है वो गुण बच्चा में जाएगा। जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होगा, तो जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होगा तो बच्चे का विकास ठीक से होगा। ये बात कंप्लीट है। अब समझिए इस बात को, अब समझिए, तो इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए की अगर बात करें तो डीएनए आरएनए बनाता है, यह क्या बनाता है, तो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो। अब यहाँ एक बात समझना इस बात को, ये चीजें ठीक है। दूसरा बात है क्या करता है, तो दूसरी बात है आरएनए वाला जो समझना है, बहुत मेन मैटर में क्यों आगे बता रहा हूँ, क्योंकि इसका लिंक है। हालांकि जो बातें बता चुका हूँ परीक्षा में उतना आता है सवाल, लेकिन कई बार थोड़ा सा डीप सवाल चला जाता है, थोड़ा डेप्थ में जाकर सवाल पूछता है। तो मैं आगे जो समझाने का प्रयास करता हूँ उसको समझिए। चलिए देखिए, अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं चीजों को। डीएनए आरएनए का निर्माण, इसका संबंध किससे, भ्रूण से है। अब यहाँ से आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। B9 और क्या करता है, तो हम ट्रिक क्या देखे थे, ग्रीड, GREED। तो R मतलब क्या होता है, आरबीसी। अब आरबीसी की बात करें तो जैसे देखिए RBC, इसको देखिए ठीक से। तो आरबीसी की जैसे बात करते हैं तो आरबीसी का क्या करता है, तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की वो कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, तो इसका आंसर आरबीसी है। हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है, कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, आंसर आरबीसी। क्योंकि कोशिकांग नहीं है तो कोशिकांग तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो कोशिकांग है। तो याद रखना, आरबीसी रेड ब्लड सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें किसी प्रकार की कोशिकांग नहीं पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो आरबीसी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ए और दूसरा ए। मैं बता दूं, जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो आरबीसी दिखाई दे रहा है, इसे अपरिपक्व आरबीसी कहते हैं, अपरिपक्व। और ये जो आरबीसी आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, इसे कहते हैं परिपक्व। देखिए ई मैच्योर आरबीसी, और इसे कहते हैं मैच्योर आरबीसी। अंतर देखिए, अंतर समझने का प्रयास कीजिए। आपको जो ए आरबीसी दिखाई दे रहा है ये अपरिपक्व है, और इस आरबीसी में केंद्रक होता है, याद रखना है। मतलब कहने का मतलब कि आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन वैसे आरबीसी जिसमें केंद्रक हो उसे अपरिपक्व या इमेच्योर आरबीसी कहते हैं। और जिस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जिसका आकार छोटा होता है, हल्का होता है, ऐसे आरबीसी को परिपक्व आरबीसी या मेच्योर आरबीसी कहते हैं। गौर कीजिए ठीक से। तो फर्क क्या है, क्या होना चाहिए, याद रखना, यहाँ न्यूटन के गति के नियम से बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि न्यूटन का गति का नियम कहता है कि अगर वस्तु में मास है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, मास है तो एक्सेलरेशन होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ भी देखिए समझिए इस बात को। अगर यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ देखिए, तो देखिए F बराबर m/a है और ma है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कीजिए, मास कहाँ जाएगा, नीचे। अगर मास को इधर लाते हैं तो यहाँ समझिए इस बात को, जिसका मास, यहाँ गौर कीजिए तो बातें आपको समझ में आएगी। जिसका मास, अगर यहाँ देखिए तो m को मैं नीचे ले आया, तो ऐसे है मामला।
इसका अगर समझिए ठीक से, न्यूटन का जो गति का फर्स्ट लॉ, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे। अगर इसी बात को लिखा जाता है ए वैरिज एफ बाई एम, यही न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ है, जिसका व्यंजक प्राप्त होता है एफ बराबर एम में व्यंजक प्राप्त होता है। तो ए समानुपाती एफ बाई एम, ये क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि जिसका मास कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। त्वरण मतलब हम बता चुके, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जिसका मास कम होगा बड़ा स्पीड में दौड़ेगा। देखिए दौड़ा के देख लीजिए, मोटका को बहुत मोट है, एक पतला को दौड़ा दीजिए तो मोट एकदम थल थल एकदम ऐसे ऐसे करके दौड़ेगा, मतलब गिर जाएगा आगे जाके, एनर्जी नहीं होता। मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा मास है तो नहीं दौड़ पाएगा। जो पतला छोटा बच्चा को दौड़ा दीजिए स्पीड में दौड़ के निकल जाएगा। मामला ही है कि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन मतलब जितना जितना जल्दी जल्दी वेग बदल रहा है। मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आप देख के बताइए यहाँ किस आरबीसी का मास कम है, तो इस आरबीसी का मास कम है, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, बहुत तेजी से गति करेगी ये। और इस आरबीसी का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो गति स्लो करेगी, गति स्लो करेगी। यहाँ एक और मामला क्या है समझिए इस बात को, कि जो याद रखना है, ये बताइए आरबीसी बनती कहाँ है। तो आरबीसी कहाँ बनता है, तो आरबीसी बनता है लाल अस्थि मज्जा में। आपको बता दूं, ऊपर समझिए, ऐसे समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए कि अस्थि मज्जा हमारा ये चिकन वगैरह खाते हैं, तो चिकन खाने के दौरान आप जब देखते होंगे जनरली ऐसा बोन मैरो जनरली में प्राप्त होता है, और हम लोग जब इसे खाते हैं तो बनने के बाद याद रखना ये इसे भुरभुरा टाइप का हो जाता है, फिर हम लोग बड़ा एकदम चाव से इसे खींचते हैं। तो ये अस्थि मज्जा है, और अस्थि मज्जा में गौर कीजिए ठीक से, अस्थि मज्जा प्रॉपर इसका नाम बोन मैरो है, और इसी में याद रखना है कि बोन मैरो है, इसका एक भाग होता है, इसे कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। जो आपको दिखा दे रहा है लाल अस्थि मज्जा, यही इसी में निर्माण होता है आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है, इसलिए आरबीसी का कलर लाल होता है, कारण ये है। और दूसरी बात, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण इसका रंग बदल देता है, उसको मैं बताऊंगी जस्ट मिनरल में। तो हीमोग्लोबिन याद रखना, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, इसके दो कारण है। पहला, हम कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश, तो चूंकि बना है लाल अस्थि मज्जा में, मज्जा से, तो लाल अस्थि मज्जा से बना था, जाहिर सी बात है इसका रंग लाल होगा। लेकिन अगर दीप्त में जाकर आपसे पूछे कि लाल क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बात कर चुके हैं, लोहा। और वास्तव में बात अगर देखें ठीक से, तो किसी भी तत्व का गुण कौन डिसाइड करता है, उसका परमाणु। परमाणु भी नहीं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है। उसी प्रकार से किसी भी भयानक से भयानक चीज का गुण कौन डिसाइड करेगा, उसका एक कण। मम्मी जब खाना बनाती है, चावल जब बनाती है, तो एक चावल निकालती है, ऐसे देख लेती है, सीज गया तो पूरा सब इसका मतलब सारा पोर्शन पक चुका है। उसी प्रकार से जैसे एक चावल का एक कण पूरा तसला का गुण डिसाइड करता है, उसी प्रकार से याद रखना है, पूरा याद रखना है, एक लोहा पूरे आरबीसी का गुण डिसाइड करते हैं। आरबीसी लोहा में जैसा क्वालिटी होगा, बताऊंगा इस बात को कि लोहा पर प्लस आवेश हो, 2 प्लस हो तो दूसरा गुण डिसाइड करता है, 1 प्लस हो तो दूसरा गुण डिसाइड करता है। तो लोहा के गुण के कारण याद रखना है आरबीसी का गुण चेंज होगा। आरबीसी कब बैगनी होगा, आरबीसी कब लाल होगा, इस पर बात करेंगे। आरबीसी हमेशा बैगनी नहीं, लाल नहीं होता है। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ कि गौर कीजिए, आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा में आरबीसी बना, जिसमें कोई चीज बनता है उसे कहते हैं अपरिपक्व। देख लीजिए अपरिपक्व ए बना जैसे ही, तो याद रखना अपरिपक्व का आकार देख लीजिए, तो अपरिपक्व का आकार क्या है, बड़ा है। लेकिन जब इसका आकार बड़ा तो समझिए अस्थि मज्जा से कब निकलेगा ये, तो अस्थि मज्जा से निकलने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात इसका तो आकार बड़ा है, पहली बात। दूसरा बात देखिए तो इसका वजन ज्यादा है। न्यूटन कहता है कि किसी न्यूटन के नियम के अनुसार, सेकेंड लॉ के अनुसार, कोई वस्तु का भार जितना कम होगा उतना तेजी से वो गति करेगा। इसका भार देखिए ज्यादा है, बहुत स्लो गति करेगा, एकदम आराम आराम से गति करेगा। इट मीन्स साफ साफ है कि जो बड़ा वाला वो अस्थि मज्जा में रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और जो सोचिए ये जो आरबीसी से बाहर निकला ही नहीं, तो खून की कमी होगी बॉडी में, और खून की कमी होगी, इससे जो खून की कमी होगी, मैं बता दूं इसको, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जो है आरबीसी प्रॉपर देखिए, जो अपरिपक्व आरबीसी है ये बाहर निकला ही नहीं, और इस प्रकार के खून की जो कमी है, तो खून की कमी को एनीमिया ही कहते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले तो एनीमिया, चलिए एनीमिया। और याद रखना है चूंकि किसके कारण हुआ, तो किसके कारण हुआ, तो आरबीसी जो बड़ा आरबीसी है वो नहीं निकल पाया, अपरिपक्व आरबीसी बाहर नहीं निकल पाया। तो खून, आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ले लेके, जैसे डाकिया का काम है पत्र ले लेके, चिट्ठी लेके हर जगह पहुंचाना, वैसे आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ले लेके हर जगह पहुंचाना, आरबीसी का काम है ये। उसी प्रकार से देखिए, तो क्या ये आरबीसी अपना काम कर पाया, नहीं कर पाया। ऐसे आरबीसी को जो काम ही नहीं किया उसे मैग्लोब्लास्टिक
मैग्लोब्लास्टिक आरबीसी कहते हैं, और इसके कारण खून में कमी हो गई, इसलिए इस बीमारी को कहा जाता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए एनीमिया भी कई प्रकार के होते हैं। एनीमिया क्या प्रकार के होते हैं? तो एनीमिया की अगर बात करें तो अगर पूछा जाए कि विटामिन बी9 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया होती है, तो सवाल याद रखिए, आपसे परीक्षा में ऐसा नहीं है कि हमेशा पूछा जाए कि विटामिन बी9 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। कई बार याद रखना है कि ऑप्शन में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सेक्रोफ्रास्टिक एनीमिया या फिर पेरिसिकल एनीमिया, इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आपको चुनना पड़ेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? तो एक ऐसी रक्त अल्पता का प्रकार है जिसमें आरबीसी जो है अपरिपक्व आरबीसी अस्थि मज्जा से बाहर निकलता ही नहीं है। तो पोर्शन है जब क्या करता है, आप समझिए इस बात को। अब विटामिन बी9 क्या करेगा? विटामिन बी9 जैसे ही अस्थि मज्जा में पहुंचेगा तो विटामिन बी9 का काम ही है, याद रखें विटामिन बी9 का क्या काम है? तो विटामिन बी9 का काम है, जैसे यहाँ देखिए डीएनए आरएनए को बनाना, उसको भ्रूण बना दिया, मतलब किसी चीज को मैच्योर करना, किसी चीज को परिपक्व करना, विटामिन बी9 का काम है मैच्योर कर देना। तो क्या करेगा? जो आरबीसी है जो अपरिपक्व था इसे परिपक्व बना देगा, और परिपक्व जैसे ही बनेगा तो इसका मास कमाता है, एक्सेलरेशन ज्यादा, और एक्सेलरेशन ज्यादा याद रखना है, और मैच्योर होकर बाहर निकल जाएगा, फिर अपना काम कर पाएगा, तो फिर एनीमिया दूर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को दूर करने के लिए किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, तो विटामिन बी9 का प्रयोग करते हैं। फाइनल है पूरा, ये हमारा पोर्शन हो गया। अब एक दो पॉइंट और हम देखें। एनर्जी की बात करें कि क्या विटामिन बी9 एनर्जी देती है? तो जैसी बात सोचिए, अगर आरबीसी को इसने मैच्योर किया तो आरबीसी ऑक्सीजन को लेगी, ऑक्सीजन को लेके कहां पहुंचाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो हमारी ऊर्जा मिलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन बी9 हमें एनर्जी देने का भी काम करती है। अब एक बात अगर हम लोग समझने का प्रयास करें जनरली, तो देखिए ये डायसेंट्री नाम का बीमारी है, डायसेंट्री। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में याद रखना, अगर नॉर्मली एक बात बताऊं जनरली देख लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, तो ये देखिए क्या है, ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसमें अगर देखने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा मामला कि एक याद रखना परजीवी होता है जिसे कहते हैं एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका ये करते क्या है? सबसे पहले याद रखना है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना में कई बार, जैसे हम लोग जनरली खाना खा रहे हैं या फिर चल गए इडली डोसा 2 किलो समोसा, इस टाइप का पदार्थ हम लेने चले जाते हैं, तो आप ये देखते हो कि जो कढ़ाई है, कढ़ाई में कई दिनों का तेल पड़ा हुआ है, और उसमें एक ही समोसा बार बार छान के और बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ऐसा आता है तो उसमें देखिए कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के कवक, कई प्रकार के अमीबा, कई प्रकार के प्रोटोजोआ उसमें शामिल हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना के माध्यम से अंदर चला जाता है, और जाने के बाद याद रखना, चूंकि ये जो जोन है आपका, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइडल एंजाइम बनते रहते हैं जो कीटाणु को नाश कर देते हैं, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ कीटाणु दब के, कुछ जो प्रोटोजोआ है दब के नीचे चले जाते हैं, और याद रखना जब ये हमारे बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो बड़ी आंत को संक्रमित कर देते हैं, और जब ये संक्रमित करेगा तो संक्रमित करने के बाद यहाँ याद रखना कि पेट में एक ऐंठन हो जाती है, और याद रखना कि रक्त स्राव, नॉर्मली याद रखना कि डस्ट एक्सक्रीट करने पर यहाँ याद रखना कि इसके साथ ब्लड आता है, और ऐसी बीमारी को याद रखना, जोरों का दर्द होता है पेट में इसमें, और ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं पेचिस। क्वेश्चन पूछेगा पेचिस किसके कमी से होती है? तो पेचिस किसके कारण होती है? तो पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, पहली बात। और याद रखना इसे अगर दूर करना है तो इस प्रकार के जो ये क्या है, तो अगर पूछेगा तो ये है प्रोटोजोआ एक, और प्रोटोजोआ को परजीवी भी कहते हैं, या इसे प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहते हैं। और इस प्रोटोजोआ को समाप्त करने के लिए अगर विटामिन बी9 अगर उचित मात्रा में हो तो इस प्रकार के प्रोटोजोआ को समाप्त कर सकती है, और उसके बाद फाइनली इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है कि जो ये पेचिस बीमारी किसके कमी से होती है? तो याद रखना विटामिन बी9 की कमी से होती है, और पेचिस बीमारी किसके वृद्धि से होती है, किसके कारण होती है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। तो ये प्रोटोजोआ है और क्या है? विटामिन है। तो इस बात को भी याद रखना है।